हरिद्वार के लक्सर में दो पक्षों में विवाद हो गया और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों के बीच काफी पथराव हो गया। मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के लादपुर कला गांव का है, जहां पर आपसी रंजिश में एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे की ओर जमकर पत्थर बरसाए गए। पत्थरबाजी की घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दर्जनों लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, दोनों ओर से पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि हिंसक झड़प किस बात को लेकर हुई, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 से 6 लोगों को हिरासत में लेकर उनका शांति भंग में चालान किया। पुलिस को फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है। ऋषिकेश में मोहन चट्टी के पास जेसीबी मशीन खाई में गिर गई। हादसे में जेसीबी ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शव को खाई से बाहर निकाला है। एसडीआरएफ को खाई से शव को निकालने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। आदि कैलाश यात्रा के लिए जारी होने वाले इनर लाइन पास पर रोक लगाई जा रही है। प्रशासन ने तय किया है कि 25 अक्टूबर के बाद किसी भी यात्री को इनर लाइन पास जारी नहीं होगा। असल में 2 नवंबर को गुंजी से जोलिंगकांग के बीच अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है, जिसे देखते हुए इस दौरान यात्रा पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अल्ट्रा मैराथन होने के बाद इस बारे में फिर से फैसला लिया जाएगा और इस बार आदि कैलाश यात्रा में करीब 30,000 से अधिक यात्री शामिल हो चुके हैं। जो हमारे पास एक बड़ा इवेंट अल्ट्रा मैराथन जो गुंजी से जोलिंगकांग के मध्य 2 नवंबर को होना है, इसमें बहुत से प्रतिभागी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इस कारण से इसमें हमने आईएलपी जो जारी होती है, इनर लाइन परमिट हमारा इस क्षेत्र में, उसको सीमित किया हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने जहां भैया दूज समारोह में हिस्सा लिया है, वहीं क्षेत्र के विकास के लिए 20 करोड़ की 10 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने कहा कि चंपावत में जल्दी ही कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा। सीएम ने इस दौरान लैंड पोर्ट परियोजना का भी निरीक्षण किया है और कहा कि 500 करोड़ का लैंड पोर्ट तैयार होने के बाद भारत और नेपाल के बीच व्यापार आसानी से हो सकेगा। यही नहीं, दोनों देशों के बीच पर्यटन की संभावनाओं को भी लैंड पोर्ट परवान चढ़ाएगा। पहले चरण में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। बनबसा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने शारदा कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं सीएम धामी ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। सीएम धामी ने कहा, मां शारदा के आशीर्वाद से सब काम हो रहे हैं। हर की पैड़ी की तर्ज पर यहां मां शारदा की आरती होगी। और शारदा रिवर फ्रंट निश्चित रूप से इस क्षेत्र की संस्कृति का जो हमारा प्रतीक है, मां शारदा, शारदा नदी और इसके आसपास के स्थानों को मिलाकर बनने वाला शारदा कॉरिडोर भविष्य में
इस पूरे क्षेत्र का, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो या धार्मिक विकास हो, पर्यटन के क्षेत्र में हमारी समृद्धि हो, उन सभी का एक केंद्र बनेगा, उसकी एक धुरी बनेगी और मां पूर्णागिरी के और मां शारदा के आशीर्वाद से ये कार्य हमारा आगे बढ़ेगा। 2022 के विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने विकास, रोजगार और सुशासन के बड़े वादे किए थे। अब चुनावी साल नजदीक है, सवाल यह है कि उन वादों का क्या हुआ, कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार के पास बस 13 से 14 महीने शेष हैं। इसलिए धामी सरकार ने अब अपने अगले साल की प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। स्वीकृत योजनाएं समय पर पूरी हों, अधूरे काम ना रहें। मुख्य फोकस महिला, युवा और रोजगार पर है। भर्ती परीक्षाओं और नतीजों पर कोई समझौता सरकार नहीं करना चाहती है। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि जो हमारे स्वीकृत काम हैं वो सारे के सारे धरातल पर उतरें, एक टाइम लाइन के हिसाब से उनको पूरा किया जाए, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। राज्य के अंदर भर्ती परीक्षाएं जो हमारा उसका कैलेंडर बना हुआ है, भर्ती परीक्षाएं समय पर हों। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने एक बड़ा अभियान लिया है वो और हमारा तेजी से चले, राज्य बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर चले, विकास हमारा अंतिम छोर तक पहुंचे। बीजेपी संगठन भी पीछे नहीं है। दिसंबर में पार्टी 2022 के विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करेगी। चुनाव से पहले ये देखना प्राथमिकता होगी कि जनता से किए गए कितने वादे पूरे हुए। अधूरे कामों को आचार संहिता से पहले निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। कि दिसंबर माह में हमारी प्रदेश की एक टोली घोषणा पत्र की समीक्षा करेगी और जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे उनका हम उस पर एक प्रेस बाद में हम लोग करेंगे और कितने वादे पूरे हो चुके हैं, कितने वादे प्रगति पर हैं, उस आधार बनाएंगे। और क्योंकि भविष्य के अंदर फिर चुनाव घोषणा पत्र राज्य का निकलता है, उस पर ऐसे बिंदु जो बिंदु भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है उसके हम उन बिंदुओं को भी एक बार देखेंगे और किस तरीके से भविष्य का घोषणा पत्र तैयार हो और वर्तमान घोषणा पत्र के कार्यों पर जो प्रगति है उस प्रगति को हम चुनाव आचार संहिता से पहले पूर्ण करेंगे। नतीजा आने वाले महीनों में सरकार और संगठन दोनों ही अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाने के मूड में है। घोषणाएं भी और अमल भी दोनों अब तेज होंगे। सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। विकासनगर में एक महिला ने संदिग्ध हालत में जहर खा लिया और अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मरने से पहले महिला ने एक वीडियो बनाया जिसमें अपनी सास, देवर और देवरानी पर गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाए। आरोप है कि महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी और उसके बाद लगातार महिला दुर्गा देवी और उसके बच्चों को परेशान किया जा रहा था। संपत्ति से बेदखल करने और घर से निकालने की धमकी दी जा रही थी। इसी मानसिक तनाव में महिला ने जहर खा लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अच्छा ये बताइए आपको जो जहर खाया किसने खिलाया? जहर के मतलब खुद खाया तो किसने टॉर्चर किया उसको? महिपाल ने टॉर्चर किया और उसके घर वाले ने टॉर्चर किया और बुढ़िया ने टॉर्चर किया, उनकी वजह से जहर खाया। क्या हुआ सर? मम्मी को लेके आए थे हॉस्पिटल, चाचाओं ने मम्मी के साथ लड़ाई करी, हाथापाई करी, मम्मी को मारा। मम्मी के घर तक घुस गए थे। जब मम्मी जहर खा रही थी तो उन्होंने बचाया नहीं, उल्टा उन्होंने कहा कि खा ले। तो ऐसे क्या? ये सारी जमीन का मतलब है, सारा जमीन का कारण है। वो चाहता है इन्हें तीनों को बेदखल कर दूं, सारी जमीन मैं रख लूं। दादी को भी यही कहता है कि सारी जमीन मेरे नाम कर दे। कोटद्वार के देवरामपुर इलाके में रामलीला के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप है। मामले में पुलिस ने अब सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 10 महिलाएं भी शामिल है। घटना 22 अक्टूबर की है, जब देवरामपुर के कुछ लोग रामलीला देखने गए थे, जहां उनका अन्य पक्ष से झगड़ा हो गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाते समय महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस टीम को घर का घेर कर अभद्रता की और उनके सरकारी कार्य में बाधा डाला। आज चल रहा था तो एक पक्ष के एक व्यक्ति को
पुलिस जो है पूछताछ के लिए ला रही थी। इतने में ही कुछ महिलाओं और पुरुषों ने हमारे रात्रि अधिकारी और अन्य पुलिस बल पर हमला कर दिया और उनके साथ अभद्रता की। जिस मामला संज्ञान में आने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ पर भेजा गया और उसमें जो लोग अभद्रता कर रहे थे 14 लोगों की वहाँ पर गिरफ्तारी की गई। प्रदेश के 10,000 स्टूडेंट्स को धामी सरकार ने तोहफा दिया। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले और 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र अब नीट, जेईई और कैट में फ्री में कोचिंग कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्लान तैयार कर लिया है। कई बड़े कोचिंग संस्थानों से इसके लिए बात हो गई है। इन छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। जो बच्चे 75% से ऊपर मार्क्स लाए हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में और SC ST वो बच्चे जिनके मार्क्स जो हैं 65% से ऊपर के मार्क्स हैं, उनको एक सिंपल सा एक एग्ज़ाम के आधार पर उनको जो है उनकी मेडिकल के लिए, उनकी इंजीनियरिंग के लिए, उनके जो है कैट की तैयारी के लिए एक कोचिंग की बात की जा रही है। तो उसमें जो अच्छे जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी सहायता उसमें जो है ली जाएगी और उसमें पूरा ऑनलाइन सिस्टम चलेगा और लगभग 10,000 बच्चों की हम सोच रहे हैं कि उसको लाभान्वित किया जाए। देहरादून में रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सभी को संबोधित भी किया। देहरादून में भी 17वें रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इसमें डाक विभाग, भारतीय रेलवे, THDC में चयनित युवा शामिल हैं। इसमें हमने आज के दिन यहाँ उत्तराखंड में 200 के करीब हमने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें हमारे डाक विभाग है, रेलवे के कर्मचारी हैं, THDC के कर्मचारी हैं और सशस्त्र सीमा बल के भी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए गए। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस को पिछड़ों और दलितों से जोड़ने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीनियर नेता हरीश रावत ब्राह्मणों को आगे लाने की बात कर रहे हैं। एक ही पार्टी में दो अलग अलग सुर, जिससे कांग्रेस नेता असहज हैं और बीजेपी को मिल गया है नया मुद्दा। देखिए। विधानसभा चुनाव में साल भर से भी कम वक्त बाकी है और कांग्रेस में शुरू हो गई है जातीय राजनीति की नई बहस। सीनियर पार्टी नेता हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस को जिला अध्यक्षों में ब्राह्मण चेहरों को जगह देनी चाहिए और ब्राह्मणों को जोड़ने की पहल उत्तराखंड से शुरू होनी चाहिए। रावत वही नेता हैं जिन्होंने पंजाब प्रभारी रहते हुए दलित मुख्यमंत्री की वकालत की थी, लेकिन अब ब्राह्मणों की बात उठाकर उन्होंने कांग्रेस में नई असहजता पैदा कर दी है। तो कोई बुराई नहीं, सब अपना अपना जो है हकदार हैं अपनी अपनी बात रखने के, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने ही इसमें निर्णय करना है। जो यथा योग्य होगा, जो योग्य होगा उसको मौका दिया जाएगा। इधर बीजेपी ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि रावत वही नेता हैं जिन्होंने कभी अपने ही पार्टी में ब्राह्मण नेताओं का विरोध किया और अब चुनावी वक्त में ब्राह्मण राजनीति करने लगे हैं। किया गया और आज ब्राह्मणों की बात करें, जब वो सत्ता में थे तो क्यों नहीं सोचा ब्राह्मणों के बारे में? जब पूरी तरह से उनके पास कुर्सी थी तो उस समय नहीं सोचा, उस समय चिंता नहीं की ब्राह्मणों की। आज जो ब्राह्मणवादी हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सिग्गु भाग छोड़ने वाला ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तुम्हें भारतीय जनता पार्टी इस नीति पर आगे बढ़ रही है, सारे समाज को साथ लेकर के, सबके विकास को लेकर के, और कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति पर। अब हरीश रावत जी हर चीज में अपना रास्ता देखते हैं कि उनको कौन सा रास्ता मिलेगा। कांग्रेस के लिए बयानबाजी मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर दलित पिछड़ा जोड़ने की बात कह रही है तो उत्तराखंड में ब्राह्मण कार्ड खेलना कहीं भारी ना पड़ जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अल्मोड़ा के चौकठिया में आमरण अनशन को 23 दिन पूरे हो गए हैं। आंदोलनकारियों ने आज पूरे बाजार में जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारी पैदल ही देहरादून के लिए रवाना हो गए। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य में डॉक्टर सहित सभी मानकों को पूरा करने की मांग को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस पद यात्रा के साथ ही आरती घाट पर भी अनशन जारी है। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमें सारी सुविधाएं एक ही जगह पर ना दे।
डॉक्टर की सुविधा भी दे और उपकरण भी सारे हॉस्पिटल में उपलब्ध होने चाहिए। हमारा कोई पेशेंट आए वो यहाँ से बाहर ना जाए, यहीं पर सारा इलाज उसका होना चाहिए। कुमाऊं क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। बीसीसीआई के बैनर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी कि CAU पहली बार कुमाऊं क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी मैच आयोजित करने जा रहा है। उत्तराखंड और रेलवे की टीम के बीच ये मैच रामनगर की कौशिकी क्रिकेट एकेडमी में खेला जाएगा। ये पहला मौका है जब कुमाऊं में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच शनिवार से शुरू होकर मंगलवार तक चलेगा, यानी 4 दिनों तक क्रिकेट का रोमांच रामनगर में देखने को मिलेगा। तो फॉर्मेट में रामनगर में जो मैच रखा गया है और रणजी ट्रॉफी का मैच रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड की टीम रेलवे से इंडियन रेलवे से खेलेगी और ये मैच 4 डे होगा। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा फैसला होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हजारों संपत्तियां अभी बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। वक्फ बोर्ड ने अब ऐसे लोगों को वक्फ माफिया घोषित कर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में वक्फ बोर्ड की करीब 5,400 संपत्तियां हैं, लेकिन उम्मीद पोर्टल पर अब तक सिर्फ 200 का ही पंजीकरण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक सभी संपत्तियों का विवरण दर्ज करने का निर्देश दिया है। राज्य में 400 वक्फ कमेटियां और 2100 केयर टेकर हैं, फिर भी पंजीकरण की धीमी रफ्तार कई सवाल खड़े करती है। वक्फ बोर्ड अब ऐसे लोगों पर जुर्माना और जेल की कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। हालांकि वक्फ बोर्ड पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जो वक्फ माफिया है, वक्फ इंक्रोचर है या वक्फ का बेनिफिशियरी है, जो अवैध तरीके से वक्फ की संपत्तियों को दबा के बैठा है, वो वक्फ को दर्ज नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ वक्फ बोर्ड सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अब कमर कस चुका है। सरकार इनकी बोर्ड, इनका मुतवल्ली, इनके तो रजिस्टर कौन कराएगा, उसके लिए इनिशिएटिव बोर्ड को लेना है, बोर्ड के पदाधिकारियों को लेना है। बोर्ड के पदाधिकारी इस बारे में इनिशिएटिव लें और अपने मुतवल्लियों को लेटर्स इशू करें। मुतवल्ली उन लेटर इश्यूज होने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज रजिस्टर कराएंगे। उत्तराखंड में कई वक्फ संपत्तियों पर आलीशान मकान और कारोबार खड़े हैं, लेकिन उनका ब्यौरा अब तक नहीं दिया गया। अब वक्फ बोर्ड की नजर उन पर है जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर संपत्ति पर कब्जा किया है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। कहते हैं उम्र सिर्फ एक नंबर होता है और इसे साबित करने वाले ऋषिकेश से एक तस्वीर आई है। ऋषिकेश में ब्रिटेन की 83 साल की महिला ने बंजिंग जंपिंग की है और शिवपुरी बंजिंग जंपिंग सेंटर से इतनी बड़ी उम्र में 117 मीटर की ऊंचाई से कूदकर महिला ने सबको चौंका दिया। वीडियो आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग विदेशी महिला बिना किसी डर से बंजिंग जंपिंग कर रही हैं और 117 मीटर की ऊंचाई से कूद मार रही हैं। ब्रिटेन की महिला का वीडियो वायरल है, वहीं विदेशी बुजुर्ग महिला की हिम्मत की भी सब दाद दे रहे हैं। और ये वीडियो साफ तौर पर बताता है कि आपकी उम्र कोई भी हो, आप अपनी जिंदगी को जीना कभी मत छोड़िए। हरिद्वार से खबर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी हरिद्वार पहुंची और यहां हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना की। साक्षी धोनी गंगा आरती में भी शामिल हुई। इसके साथ ही साक्षी ने जरूरतमंदों में खाद्य सामग्री बांटी। इस दौरे पर साक्षी धोनी अकेली ही आई थी। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी साथ में नहीं थे। 86 के कुंभ में रास्ता दीजिए यार। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। देहरादून में रोडवेज के बाद ब्रेन डेड हो चुके ई रिक्शा ड्राइवर के मामले में पिटाई के आरोपी गजेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार के श्यामपुर में महिला की अधजली लाश मिलने से गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है।
बागेश्वर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों की बड़ी मात्रा में चरस और स्मैक बरामद हुई है। गुरुवार को रामनगर के बैल पड़ाव में मीट पकड़ा गया था। जांच के बाद प्रतिबंधित मांस होने की पुष्टि नहीं हो सकी है। हरिद्वार के डीएम ने रुड़की तहसील और नगर निगम का औचक निरीक्षण किया है और विभिन्न विभागों और रिकॉर्ड रूम की जांच की है। उधम सिंह नगर में धान खरीद को लेकर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने किसानों के साथ डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। सरकारी रेट पर धान खरीदने की मांग की। कोटद्वार नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ में 2 नवंबर को होने वाली अल्ट्रा मैराथन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। डीएम आशीष भट्टगाई ने गुंजी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ के लिए श्री गंगा कलश यात्रा रवाना हुई है, जो कई प्रमुख पड़ाव से होते हुए पशुपतिनाथ पहुंचेगी। चमोली की मंडल घाटी की आराध्य देवी माता अनुसुईया की डोली 51 सालों के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां भक्तों ने माता अनुसुईया का भव्य स्वागत किया। वैसे तो आपने सड़क और गलियों में भीख मांगते हुए भिखारियों को जरूर देखा होगा, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि भिखारी लखपति भी हो सकते हैं। एक ताज़ा मामला रुड़की के मंगलौर के मोहल्ला पठान में सामने आया, जहां पर एक विक्षिप्त महिला लंबे वक्त से भीख मांगने का काम करती थी और वो एक मकान के बाहर ही रहती है। महिला को जब मकान के बाहर से हटाया गया तो उसके पास थैलों में नोट और सिक्के मिले। स्थानीय लोगों ने इसकी गिनती भी की। ये रुपए कई हजार तक हो सकते हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि महिला के पैसों को सुरक्षित रखा जा सके। हमें जो है ना जी पैसे मिले हैं इसके पास। हम जो है ना इसको खाली करा रहे थे। खाली कराने के बाद में इसने जो है ना एक कट्टे जो है ना उठाए और उठा के अपने पास रखे। तो हमें शक हो गया कि इसमें पैसे हैं। तो हमने जो उठा के देखा तो वो उस पैसे थे उसमें, तो वो इसने अपने पास रखे, वहाँ से उठी नहीं वो। कुनखेत से लेकर रामनगर तक कोसी नदी के बीचों बीच काफ़ी मात्रा में सिल्ट जमा हो गई है, जिससे कोसी नदी 2 धाराओं में बंटकर रह गई है, जिससे कुनखेत से लेकर रामनगर तक रिहायशी इलाकों में खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोग लंबे वक्त से सिल्ट हटाने की मांग कर रहे हैं। उधर सिंचाई विभाग भी इस सिल्ट को खतरनाक मान रहा है, जो कोसी में ज़्यादा पानी आने पर कभी भी कहर बरपा सकता है। इसके लिए उन्होंने वन विभाग के साथ ही जिलाधिकारी को भी लिखा है। दूसरी ओर वन विभाग ने भी सरकार को सिल्ट हटाने का प्रस्ताव भेजा है। रामनगर में जो अपर कोसी है उसमें एक स्ट्रीम है पूरी मोहान तक, उसमें चैनलाइजेशन नदी का करना चाहिए और नदी की धारा को नदी के बीचों बीच में रखना चाहिए और दोनों ओर जो सिल्ट जमा हो गया उसको किनारों की ओर करना चाहिए ताकि नदी बीचों बीच से प्रभावित हो। कोसी नदी में सिल्ट काफी हो गई है और कोसी नदी में पानी इस बार लगभग 45,000 क्यूसेक ही आया है, जो पहले 2010 में 1,60,000 आया था, लेकिन 45,000 क्यूसेक में ही नदी 2 हिस्सों में बढ़ गई क्योंकि बीच में आरबीएम बढ़ता जा रहा है हर साल। और चूंकि ये फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, इस पे वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है। सिल्ट को जो है हटाने के लिए हमारे द्वारा चैनलाइजेशन के प्रस्ताव जो है सरकार के पास भेजे जा रहे हैं। प्रस्ताव पास होने के तुरंत बाद जो है इसमें काम शुरू हो जाएगा। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।